हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी 11th क्लास की प्रिपरेशन में भी आप बहुत बढ़िया से लगे हुए हैं। बड़ी इंटेंस क्वेरीज आ रही हैं कि क्लास 12th नहीं होगा क्या। क्लास 12th होगा बहुत जल्द। इनफैक्ट शायद आज से या कल से ही आपको क्लास 12th के वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। जस्ट बिल्कुल आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्लास 12th भी होगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा था ये कि क्लास 12th नहीं पढ़ाते हैं क्या। नहीं भाई साहब, हम सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ की सारी ग्रेड्स पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें। क्लास 12th की हिस्ट्री के भी वीडियोस बन के आ रहे हैं आपके पास। ऑलराइट, तो अभी तक आप ये जो चैप्टर था राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसके मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। लगभग थोड़े से टॉपिक्स और बचे हुए, मींस चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट। लगभग हम अब चैप्टर के एंड पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। तो सिटी लाइफ में हम बेसिकली डिस्कशन हमारा जो है वो चल रहा है, सिटी लाइफ में हैं हम। और सिटी लाइफ का एक जो डायमेंशन है वो आपने कवर कर लिया है, लाइफ इन द सिटी वाला, जो कि लास्ट वीडियो में कवर हो गया। अब क्या पढ़ोगे आप आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे टाउन प्लानिंग के बारे में। मींस मेसोपोटामिया में किस तरीके के आर्किटेक्चरल स्किल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मेसोपोटामियंस आर हाईली स्किल्ड पीपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप पूरा वीडियो कवर कर लोगे आज का, तब आपको समझ आएगा कि मेसोपोटामिया कितना आर्टिस्टिक या कितना आर्किटेक्चरी क्वालिफाइड है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करोगे इसका थोड़ा सा क्लास 12th के साथ में, आप इंडस वैली के साथ में, तो आपको कुछ चीजें यूनिक सी लगेंगी। यूनिक का मतलब है कि वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा एडवांसमेंट मिलेगा इंडस वैली में एज कंपैरिजन टू मेसोपोटामिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का साफ मतलब है, बड़ा क्लियर सा मतलब है कि जब ये लोग एक जगह पर सेटल हो रहे थे, तो जब वहां पर सेटल होते थे तो किस तरीके से सेटल होते थे, कैसे प्लान करते थे अपना सेटलमेंट। सिंपली टाउन प्लानिंग है ना। मतलब जब अपने टाउन्स को ये बसाते थे तो किस तरीके की प्लानिंग करते थे कि भाई हम घर बनाएंगे तो किस तरीके के घर बनाएंगे, रोड्स और स्ट्रीट्स होंगी, ड्रेनेज होगा तो किस तरीके का होगा। दैट इज ऑल अबाउट टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में यही चीजें आती हैं दिमाग में। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। जब आप कहीं पर घर लेने जाते हैं या आप जहां पे रह रहे हैं, वहां पर आपने देखा क्या क्या है भाई, पानी की सुविधा है कि नहीं है, वहां पर पानी के निकासी यानी ड्रेनेज की सुविधा प्रॉपर है कि नहीं है। फिर आप देखते हैं कि जो घर बने हुए हैं वो कितने बढ़िया मजबूत घर बने हुए हैं। स्ट्रीट्स जो हैं वो आपकी कितनी वाइड हैं, प्ले एरिया कितना है आपके पास। ऑल दीज थिंग्स, सो ऑल दीज फीचर्स इंक्लूड्स द टाउन प्लानिंग। होपफुली इट इज क्लियर. So, how well versed, how perfect the Mesopotamians were in their town planning skill. Oh, होपफुली ये क्लियर हो गया। देखो 1950 के आसपास, बहुत पहले से एक्सकेवेशन चल रहे हैं मेसोपोटामिया में। अराउंड 1950s देयर वाज अ सिटी इन दिस रीजन बिटवीन द एरिया ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। एक शहर है, इस शहर में थोड़ा सा सिस्टमैटिक एक्सकेवेशंस हुए और बढ़िया जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उस समय अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स लेके वहां पर प्रॉपर एक्सकेवेशंस करना शुरू करेंगे। अब जब सिस्टमैटिक एक्सकेवेशंस कर रहे हैं, सिस्टमैटिक एक एक वर्ड बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। सिस्टमैटिक एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, तो जब सिस्टमैटिक एक्सकेवेशंस यहां पे शुरू हुए तो कुछ चीजें निकलनी शुरू हुई। लाइफ पैटर्न्स और सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ मेसोपोटामिया का। क्या सबसे पहली चीज ऑब्जर्व होती है? नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स। ठीक है, अब यहां पर मान लो ये है वो शहर, आपको मैं थोड़ा सा लिंक करता चलता हूं। ठीक है, अब ये है वो शहर। ठीक है, तो मान लीजिए इस शहर के अंदर सेटलमेंट है। सेटलमेंट में क्या चीजें देखने को मिल रही हैं कि मान लो ये एक गली है, फिर ये एक गली है, तो गलियां जो हैं ज्यादा वाइड नहीं है, वाइड नहीं है। इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है? जब मूवमेंट होंगे तो मूवमेंट के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, अब वाइड नहीं है तो हो सकता है ड्रेनेज का भी इतना ध्यान नहीं रखा गया होगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? जब ड्रेनेज एरिया प्रॉपर नहीं होगा, वाइड नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सीवेज और स्लम जैसे सिचुएशन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है,
तो ये चीजें अभी और ये क्लियर होगा आगे के लेक्चर में, बट फिलहाल आप समझ लो यहाँ पे कि रास्ते बहुत ज्यादा चौड़े नहीं है, रास्ते सकरे हैं। शायद ये लोग उतना परफेक्ट नहीं थे प्लानिंग में जितना आप आगे जाके देखोगे कि हड़प्पन पीपल्स थे। ऑलराइट, सैक ऑफ ग्रेन एंड फायरवुड वुड हैव अराइव्ड इन डंकी बैग। अब जब गलियां सकरी हैं तो बुलक कार्ट्स वगैरह तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी ले जाना उतना आसान नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, जो डेली यूज की रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, या मैं कहूं कि डेली यूज से रिलेटेड चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अनाज की बोरियां हो गई, सैक्स ऑफ ग्रेन हो गए, ठीक है, कि अब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है या सप्लाई करना है, ठीक है, शहरों में गाँव से आ रहा है ग्रेन, आपने ये पढ़ा हुआ है, तो रूरल एरिया से बड़े लेवल पर ग्रेन्स वगैरह की सप्लाई हो रही है सिटीज में। तो ये जो ग्रेन्स वहां से यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ये चीज कैसे होगी, इजीली तो हो नहीं पाएगी बुलक कार्ट्स में, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ये, ठीक है, अननेसेसरी इसमें लेबर इन्वॉल्व होगा, टाइम और एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, एज कंपैरिजन टू द हड़प्पा। वहां पे बड़ा इजी है इस तरीके का काम करना, क्यों, क्योंकि बड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिल रही हैं आपको, प्रॉपर प्लानिंग की गई है वहां पे। तो मेसोपोटामिया में हमें देखने को मिलता है, उर नाम के शहर में हमें देखने को मिलता है कि गलियां थोड़ी सकरी हैं, जिनकी वजह से बड़ी गाड़ियां या बुलक कार्ट्स वगैरह वहां पे इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। डंकी बैग्स पे यानी कि गधों के पीठ पर अनाज की बोरियों को लोड करके, लाद करके अंदर लेके जाया जा रहा है। होपफुली ये क्लियर हो गया, ठीक है। फायरवुड जलाने के लिए लकड़ियां, ये सारी चीजें ऑन द बैक ऑफ डंकी लेके जाया जा रहा है, ठीक है। देयर वाज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर टाउन प्लानिंग, सो इट इंडिकेट्स, फाइनली ये क्लियर हो गया कि टाउन प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी हमारे पास क्या है, परफेक्शन के लेवल पर नहीं है। ऑलराइट, सो टाउन प्लानिंग वाज नॉट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्शन वाली नहीं है यहां पे। अगर आप देखोगे इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने पहले आउटलाइन क्रिएट नहीं की कि भाई इस पूरे एरिया में हमें बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अब इनको पहले क्या करना चाहिए था, इनको पहले एक लेआउट बनाना चाहिए था। हड़प्पन पीपल्स आर सो एडवांस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। इनको पहले एक लेआउट क्रिएट करना चाहिए था। अब इस लेआउट को क्रिएट करने के बाद क्या करना था, इस लेआउट को क्रिएट करने के बाद इनको बताना था कि भाई हम यहाँ पर इस एरिया में ऐसे इस तरीके के घर बनाएंगे, ऐसे स्ट्रीट्स हमारी डाइसेक्ट हो रही होंगी, ठीक है, और घरों को बनाने का हमारा तरीका इस तरीके से होगा कि भविष्य हमें जो चीज़ें लानी ले जानी है वो आसानी से हम ले जा सकें। मतलब प्रॉपर एक प्लानिंग करते ना, जैसे आज के डेट में भी आप देखोगे तो जब आप देखने जाते हो कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो वो कैसा चल रहा होता है, बड़ा प्लान तरीके से चल रहा होता है कि कहाँ से सीवेज जा रहा होगा, ड्रेनेज जा रहा होगा, कहाँ पे प्रॉपर घर बने होंगे, कहाँ पे प्लांटेशन होगा, ठीक है, कहाँ पे प्ले एरिया होगा बच्चों के लिए, कहाँ पे जिम होगा, मतलब एक आज के मॉडर्न जो भी सुविधाएं हैं उनके हिसाब से सारी चीज़ें पूरी प्लान्ड होती हैं। तो यहाँ पर हमें टाउन प्लानिंग नहीं शो होती है। टाउन प्लानिंग काफ़ी आप कह दें कि बेकार तरीके से है। मतलब कुल मिला के टाउन प्लानिंग में बिल्कुल भी मेसोपोटामियंस परफेक्ट हमें समझ नहीं आते। नो प्रॉपर स्ट्रीट ड्रेन्स, ये एक अगली समस्या है, ठीक है। तो यहां पर मान लो जैसे मैं कहूं कि ये आपका रोड जा रहा है, अब इस रोड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, घर बने हुए होने चाहिए, ठीक है, ये घर बने हुए होने चाहिए। तो इन घरों से जो भी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस वेस्ट वाटर के डिस्पोजल के लिए आपके पास कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। मान लो ये एक रोड है, ये एक स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट के दोनों तरफ घर बने हुए हैं, तो आइडियली होना क्या चाहिए, आइडियली होना ये चाहिए कि यहां पर ड्रेनेज प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए, मतलब वेल कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, सो दैट जो भी यहाँ का रेगुलर वेस्ट वाटर है इन घरों का, इट कैन बी डिस्पोज्ड इजिली, इसको इजिली डिस्पोज किया जा सके और फिर इसको शहर के बाहर निकाला जा सके थ्रू द ड्रेन। ये ड्रेन आपको हड़प्पा में बड़ा बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जब आप पढ़ोगे क्लास 12 में। तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पर नालियों में जो पानी है वो घरों से आएगा और फिर इन छोटे छोटे ड्रेनेज से एक बड़े ड्रेनेज में कनेक्ट होगा और शहर के बाहर पूरा पानी निकाला जा रहा होगा। वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम होगा। आपको एक
मतलब कहीं पे कोई गंदगी नहीं दिखेगी, नीट एंड क्लीन, क्लीनलीनेस के मामले में हड़प्पन सार परफेक्ट। तो ये आपको वहां पर बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, ठीक है। सो नो प्रॉपर स्ट्रीट ड्रेन्स हड़प्पा में हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर देखने को नहीं मिला। मेसोपोटामियंस में प्रॉपर स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं मिल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। बारिश होगी जब ना, तब तो मतलब स्लम जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गलियों पे निकलना मुश्किल होगा। ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर इंस्टेड फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड ऑफ द हाउसेस। अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेली यूज का जो वाटर है, वेस्ट वाटर वगैरह है, चाहे आपके वो खाना बनाने से हो, चाहे नहाने वगैरह से हो, तो बाथरूम के यूजेस से हो, तो ये सारे जो वेस्ट वाटर होंगे अब इनको कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे कि जो सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, यानी जो घर बना हुआ है, तो घर का जो कोर्टयार्ड है, आंगन का हिस्सा है, वहां पर ये लोग क्या करते थे, पाइप्स जो है, क्ले पाइप्स या ड्रेन जो है, उसको निकालते थे। अब वहां से फिर वो एक कुछ चैनल बनाएंगे उसको ज़मीन के नीचे से खोद के, जिससे कोशिश करेंगे कि पानी जो है वो बाहर की तरफ निकले। अब बाहर तो आपकी नाली बनी नहीं है, तो बाहर नाली नहीं बनी, तो इन्होंने क्या किया है कि आपके आंगन में ही उस चीज़ को, जैसे मान लो, समझो अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मान लो ये छोटा सा घर हो गया। अब इस घर में यहाँ पर रूम बने हुए हैं, तो ये कोर्टयार्ड हो गया, आंगन का हिस्सा हो गया। तो इन रूम्स से जो वाटर आ रहा होगा, इनको इस तरीके से एक आउटलेट दिया जाएगा कोर्टयार्ड में यहाँ पर, कि वो पानी जो है वो बाहर निकले। जाएगा कहाँ? जाएगा उसी एरिया में जो मेन पैसेज है, जो रास्ता है बाहर का, तो फिर वो स्लम जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। ऑलराइट, सो क्ले पाइप यानी मिट्टी के पाइप्स और जो ड्रेन्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इनर कोर्टयार्ड में, ठीक है। दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। हाउस रूफ्स sloped inwards and rainwater was channeled by the drain pipes। देखो ये भी एक प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो ये क्या होता था कि इनके जो घर होते थे, ठीक है ना, ये कैसे बनाते थे घरों को अपने, इन घरों की जो रूफ होती थी इसको थोड़ा सा वो स्लोप वाइज बना देते थे, ठीक है। तो इनका जो स्लोप क्रिएट होता था, वो स्लोप क्रिएट होता था कुछ इस तरीके से कि बारिश का जो पानी है वो भी कहाँ होगा, वो कोर्टयार्ड की तरफ या अंदर की तरफ गिरेगा, ठीक, बाहर की तरफ नहीं। मतलब कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वो पानी भी जो है वो कोर्टयार्ड की तरफ ही गिरेगा, इनर एरिया में चैनलाइज होगा, इनवर्ड चैनलाइज होगा, ठीक है। और इन्हीं ड्रेन पाइप, जिन ड्रेन पाइप के थ्रू बाकी का आपका जो वेस्ट वाटर है वो निकल रहा है, वो भी ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रेन वाटर को भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे वही मतलब अल्टीमेटली एक बहुत ही स्लमी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और लगभग आप मान के चलो कि बारिश में तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। इसके अलावा भी आपको हमेशा सफाई जैसी चीज नहीं दिखेगी मेसोपोटामिया में, क्लीनलीनेस जैसी सिचुएशन मेसोपोटामिया में आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। इस मामले में मेसोपोटामियंस बेचारे जो हैं वो यहां पर थोड़ा सा हमें बैकवर्ड समझ आ रहे हैं, प्रॉपर उनका प्लानिंग समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो भी समझ में आ रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि प्लानिंग करना नहीं आता था सेटलमेंट के लेवल पर। ऑलराइट, अ सम्प इज कवर्ड बेसिन इन द ग्राउंड इनटू व्हिच वाटर एंड सीवेज फ्लो। अब बाद में जाके क्या करोगे, उसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कीचड़ जैसी सिचुएशन है। तो उससे क्या होगा कि आप आगे जाके उसको कवर करोगे, तो उसको ऐसा कुछ मिट्टी वगैरह का डाल के उसको सम्प को कवर करते थे, और फिर उसको एक आउटलेट प्रोवाइड करते थे कि यार चलो पानी की निकासी किसी तरीके से बनी रहे। ऑलराइट, अब ऑब्वियस सी बात है ये इसलिए भी किया जाता था क्योंकि जो रेगुलर आपकी रूटीन लाइफ है, इस रूटीन लाइफ में अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो शायद लोगों का निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब कभी भारी बारिश जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो भारी बारिश वाली सिचुएशन में जो स्ट्रीट्स हैं आपकी, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा आपकी मडी हो जाएंगी, स्लशी हो जाएंगी कि इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल फॉर द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स टू पास फ्रॉम दोज स्ट्रीट्स। वहां से एकदम असंभव हो जाएगा आपको निकलना, ठीक है। इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट की जाती थी कि चलो पानी जो है वो थोड़ा सा एक चैनल के थ्रू निकलता रहे, जिससे बनेगा तो ऐसी बात तो नहीं है आप अवॉइड कर दें 100%, वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप उस स्लम वाले कंडीशन को कम कर सकते हो कंपैरेटिवली, ठीक है। पीपल सीम टू हैव स्वेप्ट ऑल देयर हाउस होल्ड रिफ्यूज इनटू स्ट्रीट्स। मतलब ये वाला जो आप
ये वीडियो देख रहे हो और ये जो आप टाउन प्लानिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अभी तक जो मेसोपोटामिया में आपको गर्व महसूस हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो सकता है। उसको करना नहीं है कम, लेकिन मेसोपोटामिया के बारे में जो आपको बहुत थोड़ा सा एक प्राउड फील हो रहा था कि यस, बाकी चीजों में ये लोग बहुत आगे जा रहे थे, लेकिन टाउन प्लानिंग के मामले में मेसोपोटामियंस हमें काफी ज्यादा मुश्किल में फंसे समझ में आते हैं। क्यों मुश्किल में फंसे समझ में आ रहे हैं? अब आप देखो कि घर का जो कचरा निकल रहा है, ठीक है, अब घर में सुबह सुबह उठे, झाड़ू वगैरह लगाया गया, ठीक है, स्वीपिंग की गई, तो स्वेप्ट किया गया। अब वो जो हाउस होल्ड का आपका कचरा था, रिफ्यूज था, आपके घर से जो भी कचरा निकला वो कहाँ पे फेंक देंगे? गली में ही फेंक देंगे। अरे भाई साहब, कोई और निकल रहा होगा, हो सकता है नहा धो के सुबह सुबह निकल रहा हो, कुछ बिजनेस के काम से, है ना, 4-6 गधे लेके जा रहा है वो इंसान बेचारा, कुछ और है ना, किसी जगह पे कुछ और सेल करने के लिए जा रहा है, और आपने वहीं और कचरा फेंक दिया है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि टाउन प्लानिंग के मामले में अगेन आई वुड से दे आर आउटडेटेड। और फिर मैं इस चीज को यहाँ पे आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करूंगा कि कचरा फेंका जा रहा है, उससे क्या सिचुएशन क्रिएट होती रही होगी, फिर बारिश भी आ जाती रही होगी, ठीक है, जब कभी, और फिर अंदर भी, घर के अंदर भी जो है वो पानी का जो निकासी का व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है। तो कुल मिला के मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी हेल्थ की कंडीशन, क्लीनलीनेस की कंडीशन, हाइजीन की कंडीशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो आप कह सकते हैं एक तरीके से। ऑलराइट, जब आप कचरा डालते रहोगे गलियों पे डेली यूज का, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपने जो गलियां बनाई हैं वो गलियां धीरे 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 उस कचरे की वजह से क्या होंगी, फुल होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप कचरा फेंक रहे हो ना, तो वो फुल होनी शुरू हो जाएंगी। अब जब फुल होनी शुरू हो जाएंगी तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि कचरा तो रोज निकलेगा आपकी गली का, गली आपने चौड़ी बनाई नहीं है, नालियां बनाई नहीं है, गली आपकी इतनी सकरी है, आप उस पर और कचरा फेंक रहे हैं रोज, तो उससे क्या होगा, उससे ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि धीरे धीरे आपकी जो गलियां होंगी, ठीक है, वो कचरे की वजह से पटना शुरू हो जाएंगी। वो कचरे की वजह से, मतलब जब डंप करोगे आप तो उनका लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब गली में जो पड़ा कचरा है या गली है, कचरा गली है, वो आपके घर की जो दहलीज है उसके इक्वल हो जाएगी। कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि वो थोड़ा ऊपर होने लग जाए, तो कचरा पहले आपने बाहर फेंका, फिर वही कचरा घर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज, तो गलियों का जो लेवल है इट वुड इंक्रीज, वो ऊपर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम आगे इनको फेस करनी पड़ेगी, समय समय पर अपने घर की दहलीजों को उठाते रहना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउसेज हैड आल्सो टू बी रेज। जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ करेगी, तो हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस तो नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन जो भी एक्सकेवेशन से आपको पता चल रहा है, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टाउन प्लानिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये कैसे करते रहे होंगे। मतलब एक सिचुएशन ऐसी भी आती रही होगी जब घर का थ्रेशोल्ड जो है वो एक नॉर्मल लेवल से ऊपर ही चला जाता रहा होगा, तो फिर क्या, कैसे ये अपना डेली रूटीन का काम करते रहे होंगे, और कैसे फिर ये बाहर आना, मतलब एक इट सीम्स टू बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। खैर व्हाटएवर जो भी रहा होगा सिचुएशन, हमें यहाँ पे समझ लेना है कि इस तरीके का था, और एग्जाम में इसको लिख के आना है, कोई रिसर्च नहीं करना है आपको। मैं चाह रहा हूं कि आप एकदम उसको विजुलाइज करते हुए चलें, तो आपके दिमाग में इतना बढ़िया वो इम्प्रिंट हो जाएगा कि फिर बस 1-2 बार पढ़ोगे और वो आंसर फिर लिख जाओगे सीधे आप अपने एग्जाम में। ऑलराइट, अब हमें ओमेन टेबलेट मिलते हैं। तो ओमेन क्या होता है? ओमेन का मतलब होता है कुछ अच्छे शकुन, बुरे शकुन, ठीक है, अपशकुन टाइप का। तो अच्छा बुरा जो भी होता है ना, कि जैसे मान लो आप घर से जस्ट नहा धो के परफ्यूम डाल के निकले कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए, और किसी ने छींक दिया, तो एक बार छींक देखे, ओ माय गॉड, ये कितना नेगेटिव ओमेन हो गया, मेरे इतना बढ़िया मैंने दिमाग में अपने कुछ पर्पस से जो है वो बनाया था, निकलने के लिए भी डिसाइड किया था, और इनने वो छींक के पूरा काम खराब कर दिया, ठीक है। और कई जगह पे ऐसा माना जाता है कि कोई पर्सन 2 बार कंटिन्यूसली जल्दी से छींक दे, तो उससे क्या हुआ, उससे माना जाएगा कि नहीं 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 ये अच्छा है, एक बार छींको तो बुरा, 2 बार छींक, अरे छींक छींक है, चाहे वो 1 बार हो चाहे 2 बार हो, इट इज द काइंड ऑफ ओमेन, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्ली रास्ता काट दे, आप कहीं से जा रहे हैं, बेचारी बिल्ली है, अब उसको निकलना था, एक कोइंसिडेंस फंस गया, बट आप क्या कहोगे कि अरे नहीं ये एक बैड ओमेन है, अब हम रुकेंगे, जब 4 लोग निकल जाएंगे, भले कोई ना निकले, 15 मिनट 20 मिनट तक आप खड़े रहोगे वहां पे। सो दीज आर काइंड ऑफ ओमेन्स जो कि लोग
फॉलो करते हैं। तो हमें क्या हुआ कि ओमेन टेबलेट ही मिला मेसोपोटामिया में एक्सकेवेशंस के दौरान, इस और नाम के शहर से एक ओमेन टेबलेट ही मिला जिसमें बाकायदा रिकॉर्डेड है कि क्या होने से किस तरीके का फायदा है, किस तरीके का नुकसान होता है। यानी अगर किसी घर की दहलीज ऊंची है तो क्या होगा, किसी घर का दरवाजा बाहर खुलता है तो क्या होगा, किसी घर का दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है तो क्या होगा, किसी घर के दरवाजे खुलते ही सामने खिड़कियां दिख जाती हैं तो क्या होगा। ठीक है, ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है जिन्हें हम कहते हैं ओमेन टेबलेट्स। ऑलराइट, यहां पर ओमेन्स जो है यानी गुड और बैड जो है वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है। जितना भी उस समय गुड या बैड इंडिकेशन होता था वो सारा कुछ रिकॉर्ड है। ऑलराइट, अब सुपरस्टिशंस ही है, ऑब्वियसली अंधविश्वास ही है एक तरीके का ये, पर फिर भी पुराने सब, आज के जमाने में भी अंधविश्वास है तो पुराने जमाने में तो और ये डोमिनेटेड रहा होगा, क्योंकि उस जमाने में बहुत कुछ जैसी नेचुरल फिनोमेना होते थे, चीजें होती थी, नेचुरल चीजें होती थी, उनको बहुत कुछ गॉड से लिंक कर देते थे तुरंत ही, है ना। तो ओमेन टेबलेट में क्या लिखा मिलता है कि किसी घर की जो ऊंची दहलीज है, रेज्ड थ्रेशोल्ड है, वो क्या लेके आएगी, ब्रॉड वेल्थ, संपत्ति, धन लेके आएगी। अब अभी दिमाग लगाओगे, आज के डेट उन लोगों के लिए तो बड़ा इजी था, लेकिन आज अभी ये वीडियो देखने के साथ साथ जब आप दिमाग लगाओगे तो कहोगे कि धन तो लेके आती थी, एक्चुअली कचरा लेके आती थी। ठीक है, और कचरा लेके आती थी तो घर में बहुत ज्यादा कचरा फैल जाता था। अब कचरा फैल जाता था तो ऊंचा तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक मोटिवेशन के तौर पे भी हो सकता है कि भाई घर की दहलीज ऊंची करके ही रखना है अपने को, है ना। तो मन में भी एक मोटिवेशन आ जाए, बार बार किसी को ऊंची करना पड़ेगा दहलीज एक कुछ पर्टिकुलर महीनों में, तो वो अच्छा खासा इरिटेट हो जाएगा ना कि यार क्या है ये, क्यों नहीं प्रॉपर टाउन प्लानिंग हो जाए तो हम इस चीज से ही निजात पा जाए। तो उसको एक मोटिवेशन बना रहेगा, घर का सयाना व्यक्ति कह देगा अरे घर की दहलीज ऊंची कर लो, इससे क्या होगा, इससे घर में लक्ष्मी आती हैं, ठीक है, संपत्ति आती हैं। चलो एक मोटिवेशन के तौर पे सर्व करेगा, ओ माय गॉड चल जल्दी जल्दी बढ़िया से घर की दहलीज ऊंची करी। ठीक है, सो रेज थ्रेशोल्ड ब्रॉट वेल्थ, सो दिस काइंड ऑफ नोशन वाज देयर, इस तरीके का नोशन वहां पे है। फ्रंट डोर डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस। ठीक है, अब आपका घर का जो फ्रंट मेन सामने का जो दरवाजा है, ठीक है ना, वो डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस। आपने घर के किवाड़ खोले, दरवाजे खोले और आपका जो दरवाजा है वो सामने किसी घर पे नहीं खुलता। ठीक है ना, फ्रंट आपका एकदम मतलब सामने ही एकदम कोई घर ना आ जाए, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो आप जंगल में रहिए जाके फिर। ठीक है, कोई भी दरवाज़ा खोलेंगे तो कहीं कुछ नहीं दिखेगा, कोई घर नहीं दिखेगा। अब आप घर बनाओगे, इस तरीके की बकवास टाउन प्लानिंग करोगे जहाँ पतली पतली गलियाँ हैं, ठीक है, तो आप कहाँ फिर घर, ना कोई घर तो दिखे जाएगा। चलिए, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब इनका ये है कि आप अपने घर का जो सामने या पड़ोसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। ठीक है ना, मेन डोर पड़ोसी की तरफ रखो ही मत, जिधर कुछ नहीं हो उधर मेन डोर रखो। सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लकी, बड़ा भाग्यशाली माना जाएगा। ठीक है, इफ द मेन वुडन डोर ऑफ द हाउस ओपन आउटवर्ड्स द वाइफ वुड बी टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। अब भाई साहब सो के उठे और इन्होंने दरवाजा खोला और इनके घर का जो मुख्य दरवाजा है, लकड़ी का दरवाजा है, ठीक है, वो बाहर की तरफ खोलता है। मतलब समझ रहे हो ना कि ये हो गई आपके घर की चौखट और ये आपने कुंडी खोली और आपने दरवाजा खोला। अब दरवाजा दो कंडीशन में खोल सकते हो आप, एक तो अपनी तरफ और एक बाहर की तरफ। तो अगर आपने बाहर की तरफ दरवाजा खोला, आउटवर्ड खोला, ठीक है, या आपका दरवाजा आउटवर्ड खुल रहा है, मतलब आपकी जो वाइफ है वो आपका जीना दुश्वार कर देगी। मतलब ये ओमेन टेबलेट कह रहा है, भाई साहब मैं नहीं कह रहा हूं। तो ओमेन टेबलेट क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति के लिए उसकी जो वाइफ है वो बिल्कुल भी लकी नहीं है, बहुत ही डेंजरस होगी। ठीक है ना, और अगर अंदर की तरफ खुल जाएगा तो वाइफ वुड बी वेरी लकी और प्यार देने वाली हो सकती है। ठीक है, चलिए, टाउन सिमेट्री विद ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड, ये हमने पिछली बार भी देखा था। ठीक है, लाइफ इन द सिटी, तो लाइफ इन द सिटी में जब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे बरियल्स या ग्रेव जो कब्र मिली हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिला है कि बहुत प्रीशियस चीजें, गोल्ड प्लेटेड चीजें जो हैं, लैपिस लाजुली प्लेटेड या लगाई स्टडेड चीजें जो है वो वहां पर मिली हैं, वेसल्स, बर्तनों वगैरह से। ये इंडिकेट करता था कि वो रिच क्लास के लोग रहे होंगे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी और नाम के शहर में बहुत सारे सिमेट्री, पूरी एक कब्रिस्तान जैसा ही मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे रॉयल्टी यानी कि कुछ कब्रें ऐसी मिली हैं जहां आपको बहुत सारे
चीजें, रिसोर्सेस मिल जाएंगे उस व्यक्ति की, पर्सन की कब्र के साथ में। और कॉमनर्स मतलब बड़ा इजी है आपको ये आइडेंटिफाई करना कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है, इसकी जो कब्र है ये है जो वो सामान्य व्यक्ति की है या किसी रिच पर्सन की है, किसी वेल्दी पर्सन की है, क्योंकि बड़ा इजी होगा रिसोर्सेस के मामले में उसको देख लेना। अगर कॉमनर है तो शायद उसके पास चीजें होंगी भी तो वो नॉर्मल मेटल्स की बनी हुई हो सकती हैं, कॉपर वगैरह की, बहुत कम अमाउंट में हो सकती हैं, या फिर हो सकता है नहीं भी होगा कुछ उसके पास, ठीक है। और अगर कोई बहुत रिच पर्सन है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास बड़े अमाउंट में वहां पर चीजें उसकी कब्र के साथ में दफनाई गई होंगी। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होता था। होपफुली आपको ये जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो सरप्राइजेस, क्लास 12th, मैंने कहा ना क्लास 12th बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और क्लास 12th जो आपको मिलने वाला है ना, वो अभी यूट्यूब पे भी मिलने वाला है आपको, ये फ्री पे और पेड पे भी मिलने वाला है। और उसके लिए 2 बैचेस अभी हम शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो 2 बैचेस हैं ये 1 जून से शुरू हो रहे हैं। और 1 जून से जो आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं ना, इसको अगर आपको अवेल करना है, क्योंकि यहां पर आपको ह्यूमैनिटीज की पूरी टीम मिल रही है, 11th और 12th दोनों पढ़ाने वाली है, आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है वो, ठीक है। तो ये इंसेप्शन क्लास 11th का बैच है, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं अभी। और विक्ट्री जो आपका क्लास 12th का बैच है, ठीक है। ये 3 फैकल्टीज, ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है सर, इनको भी आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वी ऑल आर वर्किंग फॉर यू गाइज, ठीक है। सो हाउ कैन यू अवेल दिस ऑफर? 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अभी अभी इसी टाइम, जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आप एनरोल होते हैं, सो यू विल गेट 20% डिस्काउंट, दैट इज अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ठीक है ना। क्विक, जल्दी से जल्दी जाओ और जल्दी से जल्दी तुरंत एनरोल करो इस पे। आगे बढ़ते हैं हम। ये जिस बैच की बात कर रहा था मैं, क्लास 11th का आपका बैच है। क्लास 11th का जो बैच है इंसेप्शन बैच, इसके बारे में हमने आपको बकायदा वीडियो में अलग से बताया हुआ है। इंसेप्शन बैच आपका 1 जून से शुरू हो रहा है 2023, जस्ट 2 दिन में आपका ये बैच शुरू हो रहा है। इनफैक्ट एक ही दिन बचा है, 24 घंटे ही बचे हुए हैं। तो आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। आप यूट्यूब पे मुझसे पढ़ ही रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा और अच्छे से इंटरैक्ट होके मुझसे और इस चैनल की जो फैकल्टीज हैं इनके साथ में लर्न करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्लास 11th का स्टूडेंट्स। क्योंकि क्लास 11th इज द फाउंडेशन, और जो फाउंडेशन यहाँ पे बनेगी वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारा अभी होम एग्जाम है तो होम एग्जाम में आपकी जो फाउंडेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं वो सिर्फ एकेडमिक के पर्पज से नहीं। एकेडमिक तो आपका बाय डिफॉल्ट परफेक्ट होगा, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन बनेगी ना आगे के एग्जाम्स के लिए, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे होगे, CUT या आप आगे जाके सिविल सर्विसेज या कोई भी और जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे होगे, ठीक है, उनके लिए दिस बैच विल सर्व एज अ बिग 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 फाउंडेशन। ओके, सो ये इंसेप्शन बैच है आपका। इंसेप्शन बैच इज डेडिकेटेड फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट। बहुत सारी लाइव क्लासेस हैं, पूरा सिलेबस कवर होगा आपका, 100% सिलेबस कवर होगा आपका। पर्सनली हम लोग वहां पर आपके डाउट्स रियल टाइम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह मिल रही होंगी आपको, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल रही होंगी आपको, यानी कि ढेर सारा रिसोर्स आपको मिल रहा होगा। और ये वो रिसोर्स होगा जो बहुत ही लोवेस्ट रेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्लास आपका 12th जो बैच है दैट इज कॉल्ड विक्ट्री बैच, विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच, ऑलराइट, दैट इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 1 जून, 1 जून से ये शुरू होने वाला है। और इसमें भी वो सारे आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने अभी क्लास 11th में काउंट कराए, ठीक है। तो देखो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भूलना नहीं है, अगर आप उसको अवेल कर लोगे ना तो बहुत जल्द आपको बेनिफिट के साथ ये बैच मिल जाएगा। आपको बैच में तो एनरोल करना ही है, जितना जल्दी कर लोगे उतना बेनिफिट आपका है, क्योंकि कल आप फिर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ जब इंटरैक्ट होगे और सुनोगे कि यार मैंने ज्वाइन किया था और अर्ली बैच से मुझे इंसेप्शन और विक्ट्री बैच से मुझे ये बेनिफिट मिले हैं, तो फिर आप उस समय सोचोगे कि यार थोड़ा सा पहले सर कह रहे थे ज्वाइन कर लिया होता तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता। चलो, तो जितने फायदे अभी मैंने गिनाए वो फायदे एक बार और थोड़ा प्लस पॉइंट के साथ मैं यहां पे आपको गिना दूं अगर, तो देखो क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है।
ये मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं, हम सारे लोग आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं, ठीक है, कि अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हैं तो आपको ऐप में कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, रियल टाइम इंटरेक्शन विद द फैकल्टीज, आपकी जो फेवरेट फैकल्टीज हैं, आपके जो टीचर्स हैं जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ आप प्रॉपर इंटरैक्ट होके पढ़ सकते हो, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, उनके साथ बातें कर सकते हो और अपनी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस जो है वहां पर उनसे पूछ सकते हो यूजिंग द क्वेश्चन टैब फीचर। ऑलराइट, पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं आप एंड यू कैन एसेस कि आपने कितना लर्न करा है, और उसको थोड़ा और इंटरैक्टिव तरीके से आपको एसेस करना है तो यू कैन कम्पीट विथ योर फ्रेंड। लीडर बोर्ड वाला जो ऑप्शन है, पोल लीडर बोर्ड, यू कैन यूज इट एंड यू कैन जस्ट एसेस योर लर्निंग अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स कि भाई तुझे कितना आता है, तूने इतना पढ़ाना इस चैप्टर में, देख मुझे 100% आ रहा है, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग कि भाई हमें काश कुछ हेल्प मिल जाती तो हम और बेटर कर पाते थे, सो यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट। तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट यहां पर देकर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। दैट इज अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू कैन कनेक्ट विथ अस थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल, ऑलराइट, एंड यू कैन प्रमोट योर फ्रेंड, यू कैन मोटिवेट योर फ्रेंड टू ज्वाइन दिस चैनल, क्योंकि इससे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो होपफुली ये आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा और ये लेक्चर जो हमने आज करा है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के इंटरैक्टिव लेक्चर्स के साथ हम और अभी आएंगे। क्लास 12 का वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्लास 12 नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपको क्लास 12 का मिल जाएगा, और क्लास 11th इज अबाउट टू कंप्लीट एज आई सेड। क्लास 11th को मैं बहुत जल्द एक आध वीडियो में, और ये मतलब 11th का ये चैप्टर पर्टिकुलरली, ओके 11th का मतलब 11th तो खत्म हो गई, बट ये पर्टिकुलर चैप्टर हम बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद सोशल स्कूल। थैंक यू।